भोलानाथ सिंह जी, सुशील प्रकाश सिंह जी, प्रधानाचार्य डॉक्टर हर्ष सिंह जी, राजेश्वर त्रिपाठी जी, अरुण द्विवेदी जी और प्यारे बच्चों, ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी शक्ति के सामने मैं खड़ा हूं और मुझे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, एनर्जी मिल रही है, सिनर्जी मिल रही है। अगर माइक हो, बच्चों के पास जा सकता हो, तो मैं कुछ बच्चों से ये जानना चाहूंगा कि वो जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। बात यहीं से शुरू कीजिए, क्योंकि एक तरफा बातचीत नहीं होनी चाहिए, बातचीत संवाद के रूप में होना चाहिए। तो कुछ बच्चे बताएं कि वो जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। ज्यादा समय होता 2-4 दिन का तो मैं हर एक से पूछता हूँ, लेकिन आज कुछ बच्चे हर मैं जिंदगी में एक सफल व्यक्ति बनना। हाँ, माइक ऑन कर लीजिए। मैं जिंदगी में एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा है। और बच्चे? माइक ऑन ही रहने दीजिए। सर, मेरा नाम रवि है और सर सफल तो सब लोग बनते हैं, मतलब मैं जब सफल बनूंगा तो सबसे पहले मैं अपने देश के लिए कुछ करूंगा। ठीक, बहुत अच्छे, तालियां बजाते रहो बच्चे। अपने लिए तालियां बजाना सीखो, सबसे जरूरी है अपने अंदर हौसला रखना और अपने के लिए तालियां। और जल्दी जल्दी दूसरे तरफ दीजिए। अगर कोई बच्ची आ जाओ बेटा, आ जाओ, माइक नहीं दे, स्वागत है आपका। माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। आवाज आ रही है बेटा, आप बोलो। बोलो बेटा। गुड आफ्टरनून। जो किसी ने भी कह दिया उसको मत रिपीट करिए, कुछ नया, कुछ अलग बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां बजाइए इसको। फॉर सिविल सर्विसेज एंड डॉक्टर बोथ। वेरी गुड। एक चीज बच्चों बता दूं, ये जो बातचीत हो रही है, तुम जो बता रहे हो वो हो जाओगे 100% में गारंटी देता हूँ, और अगर ना हो तो मेरे को मुकदमा कर देना। सोच समझ के बताना, मेरे पास जादू है, वो जादू ही बताऊंगा तुमको कि तुम जो जो सोचोगे वो होता ही है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं बोरा झोरा लेके आम के पेड़ के नीचे पढ़ता था, गांव में रहता था, शहर से 45 किलोमीटर दूर। पेड़ के नीचे तुम भी बैठे हो, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। सुबह जो प्रोग्राम शशि जी को बहुत अच्छा लगता है, भावगंगा का मेरा, वो इसीलिए अच्छा लगता है कि मैं पेड़ के नीचे बैठ करके बोलता हूँ। तो पेड़ के नीचे पढ़ना या सोचना एक अपने में अद्भुत शक्ति देता है। तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं बेसिक प्राइमरी पाठशाला में बोरा झोरा लेकर जाकर आम के पेड़ के नीचे पढ़ता था, उस समय जो जो मैंने सपने देखे थे और आगे भी जो जो सपने देखे, सब पूरे होते चले गए, सच होते चले गए। तो वो जो सोच रहे हैं वह आपको सीधे सीधे आज देने जा रहा हूं, लेकिन उसकी एक शर्त है, वह शर्त भी रखूंगा, और अगर आप उस शर्त को मानेंगे या समझेंगे तो आप सब जितने 8000 बच्चे यहाँ देख रहे हैं, चाहे कमरों के अंदर से चाहे सामने बैठे हुए, सबकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। कोई इच्छा ऐसी नहीं है जो आप बताने जा रहे हैं वो नहीं होगा, सब संभव होगा। वो बाद में बताऊंगा कैसे होगा,
लेकिन मैं गारंटी देता हूँ। अब और बच्चे कुछ बताएं अपना। थैंक यू। तुम्हारे दोनों सपने पूरे होंगे। और क्या बच्चा? नहीं बताने दो, कुछ और नए नए प्रोफेशन हाँ बताइए सर। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो। और गुड आफ्टरनून सर। सर अपनी लाइफ में जो एम रखा हूँ क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्टली मैं नीट क्वालिफाई करना चाहता हूँ और सेकंड मैं IAS क्वालिफाई करना। बहुत अच्छा। और बच्चे? और क्या बच्चा? Myself, Abhishek Tripathi from Viswanath India College Sultanpur. मैं एग्रीकल्चर का छात्र हूँ। मेरा सेक्शन 12F2 है। सर मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से प्रेरित होकर मैं एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, जिससे कि मैं देश की गरीबी को मैं दूर करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं बिजनेसमैन बनने का जो मैं धन अर्जित करूँगा उसको मैं अपने वंश में बांटने से पहले मैं जो गरीब दुखी लोग हैं जो रास्ते में मांगते हैं, मैं जाता हूँ घर तो देखने को मिलता है कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि कहते हैं कि दे दो मदद से धन या कुछ भी मांगते हैं, तो मुझे देना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जिससे कि वो लोग पढ़ें, पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा भी करें जिससे कि उनको कमाई भी हो और नॉलेज भी हो, अपने देश के लिए भी कुछ करें और कुशलता से अपना जीवन व्यतीत करें। तो मैं तुमने कलाम साहब का नाम लिया। कोई बच्चा बता सकता है कि कलाम साहब अपने घर की दीवार पे एक वाक्य, एक सेंटेंस लिख करके रखते थे, वो सेंटेंस क्या था? और चांस की बात है कि मेरा भी दर्जा 6 से और MSc तक मैं जहाँ जहाँ भी रहा, वह सेंटेंस मैंने इंडिपेंडेंटली, मुझे वो सेंटेंस बहुत पसंद था और हमेशा मैंने अपने दीवार पे लगा वही रखा था। ये कोइंसिडेंस है। बाद में चेन्नई में जब राष्ट्रपति होने के बाद कलाम साहब चेन्नई अक्सर आते थे, मैं वहाँ पोस्टेड रहा, तो खूब हम लोगों की अंतरंग वार्ताएं हुआ करती थी। लेकिन ये सेंटेंस दोनों की जिंदगी में कॉमन रहा, जो अपनी दीवार पर वो भी लगाते थे और मैं भी लगाता था। वो सेंटेंस क्या? कोई बच्चा? उनकी जीवनी अगर किसी बच्चे ने पढ़ी है तो क्या बताया? मैं क्लास 12 में 5 में पढ़ता हूँ। वो लिखे थे अपने दीवार पर कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, परंतु अपने आप में बदल सकते हैं। अपने आप से बदलने से आपका भविष्य अवश्य बदल जाएगा। और वो लाइफ में वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। प्राइमरी सेंटेंस जो मेन लिखते थे वो था नॉट फेल्योर बट लो एम इज क्राइम। नॉट फेल्योर बट लो एम इज क्राइम। मतलब तुम्हें जो शक्ति है और जो तुमसे उससे पा सकते हो, तो जो अपना टारगेट है, अगर टारगेट ही तुम नीचे फिक्स करोगे तो फिर जो भी मिलेगा उससे नीचे मिलेगा। अगर अपना टारगेट बड़ा बनाओगे, अपना उद्देश्य बड़ा बनाओगे, तो तुम कुछ कम भी रहोगे तब भी बहुत कुछ मिलेगा। तो अपने उद्देश्य को छोटा रखना, अपने एम को छोटा रखना, यह सबसे बड़ा क्राइम है अपने अगेंस्ट, अपने फ्यूचर के अगेंस्ट। आज मैं तुम्हें एक तरह से होमवर्क देने जा रहा हूँ। अब तो इतनी अच्छी रोड बन गई है कि लखनऊ से चलो 2 घंटे में यहाँ आ सकते हैं। मैं तो यहाँ रोज क्लास देने आ सकता हूँ।
बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक होमवर्क आप लोगों को दे करके जा रहा हूँ, सारे बच्चों, कि वो अभी बहुत सारे बच्चे इसलिए भी नहीं बता पा रहे हैं कि उनका एम क्या है, वो लाइफ में बनना क्या चाहते हैं, क्योंकक्योंकि उन्होंने इस पर सोचा ही नहीं है। आज से इस पर भी सोचना शुरू करो और आज से इस पर सोचना शुरू करो। डायरियां लिखो, उस डायरी में लिखो कि तुम्हारा एम क्या है। एक तो उस पर स्पष्टता आनी चाहिए कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और कलाम साहब को याद करते हुए यह ध्यान रखना है कि तुम अपने उद्देश्य को जितना बड़ा लिख सको, जितना बड़ा बना सको, उतना बड़ा बना। तो ये चीजें मैं फिर जब दोबारा आऊंगा तो हर बच्चे से चाहे लिखवा के रखूंगा, उसको आकर के देखूंगा, चाहे ऐसी बातचीत करूंगा, लेकिन हर बच्चे से मैं यह उम्मीद करूंगा कि वो अपने लाइफ का क्या टारगेट है उसको अपने को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा सूत्र। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि गांव में अगर मेरा कोई उस समय सपना था, मैं याद करता हूँ कि बचपन में जब गांव में रहता था तो मेरा सपना क्या था उस समय। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके सपने बड़े होते चले जाते हैं। मेरा सपना था कि काश शहर में मेरा कोई दोस्त होता और वो मुझे खत लिखता। इतना छोटा सा सपना, छोटा सा, अगर 2, 3, 4 क्लास में। फिर सपने बड़े होते चले गए और आज जब पूरी दुनिया के लोगों से जुड़ाव महसूस करने का जो एक मुहिम छेड़ रखा है, तो उसमें वो उसकी यात्रा का वो पहला कदम है कि किसी एक से जुड़ना, शहर के एक बच्चे से जुड़ना, जो कि उस समय शहर भी कल्पना थी। लेकिन इस यात्रा में मेरी जो सबसे ज्यादा सहायक कोई रहा है तो मेरी डायरी रही। मैं तुम सब लोगों से कहूंगा कि एक डायरी रखो। और डायरी, कोई डायरी जो आती हैं, डायरियां बिकती हैं, कोई जरूरी नहीं, एक कोई कॉपी भी रख सकते हो। उसमें तुम जो सोचते हो वो लिखो, जो प्लान बनाते हो वो लिखो, अपने कमियों को लिखो कि मेरे में ये कमियां हैं, अपना डिटर्मिनेशन लिखो, सब कुछ उसमें लिखो और तुम देखोगे कि कैसे वो डायरियां तुम्हें आगे बढ़ाती चली जाएंगी, बनाती चली जाएंगी। और उसमें सच्चाई के साथ लिखो। मेरी 2006 से लेकर आज तक की सारी डायरियां रखी हुई हैं। पहले डायरियां छोटी छोटी होती थी, भाई साहब बैंक में थे, उनको डायरियां मिलती थी, छोटी डायरियां मुझे दे देते थे, बड़ी डायरियां उनको लिखते थे। उन छोटी डायरियों से यात्रा शुरू हुई, लेकिन उस समय से लेकर आज तक मैं डायरियां लिखता हूँ। वो डायरियां मेरी सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़ा एसेट है। उनको जब आप पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ कि जैसे तुम लोग की एज में 6 से 12 तक पहले फैक्ट्स आते हैं कि मैंने क्या किया, फिर उसमें भावनाएं आने लगती हैं, फिर अपने सपने आने लगते हैं, फिर कल्पनाएं आने लगती हैं और इंट्रोस्पेक्शन का एक मौका मिलता है अपने अंदर झांकने का, अपनी शक्तियों को पहचानने का। उसमें डायरी बहुत ज़्यादा मदद करती है। मैं ये प्रयोग कई स्कूलों में कर चुका हूँ। फैजाबाद अयोध्या के पास एक ध्रुव यादव जी हैं जो एकदम गरीब बच्चों को माझा क्षेत्र में पढ़ाते हैं, जिनके परिवार में शाम के बाद जितने पुरुष हैं वो सब नशे में धुत हो जाते हैं। वैसी जगह पर करीब 40 साल पहले उन्होंने स्कूल शुरू किया। आज हालत ये है कि उस स्कूल से निकले हुए बच्चे PhD कर चुके हैं, प्रोफेसर हो चुके हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, BHU में, कहाँ सफलता के अलग अलग सोपान तय कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है, कहा जाता है कि जो पुरानी पीढ़ी है वो नए पीढ़ी को शिक्षा देती है। यही तो कहा जाता है ना कि हम तुमको शिक्षा देंगे। लेकिन अगर पुरानी पीढ़ी गड़बड़ियां करने लगे तो उनको शिक्षा कौन देगा? अगर पुरानी पीढ़ी शिक्षा गड़बड़ियां करने लगे
तो उनको शिक्षा कौन देगा? उनको नई पीढ़ी को शिक्षा देना होगा, बच्चों से शिक्षा लेना होगा। उसका उदाहरण वो विद्यालय इसलिए है कि उस विद्यालय के बच्चों ने अपने पिताओं को सुधार दिया। अब वहां नशे की वो परंपरा खत्म हो गई, सारे पुरुष लोग मेहनत करने लगे। तो तुम्हारी जिम्मेदारी अपने को तो ठीक रखने की है। अगर पुरानी पीढ़ी में गड़बड़ियां देखते हो, हमारी पीढ़ी ने जो गलतियां की हैं जिसकी वजह से अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, नदियां संकट में है, पर्यावरण संकट में है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, भ्रष्टाचार है, लोकतंत्र ठीक से आया नहीं इस देश में, तो इन कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी पुरानी पीढ़ी ने अगर नहीं निभाई तो अब तुम्हारी है। तुम्हें इस देश को, इस धरती को बेहतर बनाना है। जैसा एक व्यक्ति सफल तभी है जब धरती उसने जैसी पाई है, समाज जैसा पाया है, प्रकृति जैसे पाई है, उससे और बेहतर भविष्य के जनरेशन के लिए छोड़ते जाए। ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो डायरियों पर मैं इसलिए कह रहा था, आप खुद देखेंगे कि आपका परफॉर्मेंस और अच्छा होने लगेगा और अपने को उसमें कंडेम भी करना है कि मैंने ये सोचा था कि ये विषय इस तरह से पढ़ लूंगा, इतने दिन में पढ़ लूंगा, इस टारगेट के साथ नहीं कर पाया, अपने को कोसा। लेकिन ये जो आलोचना हुई, सेल्फ क्रिटिसिज्म हुआ, इसने हमको और सही करने के लिए मार्ग दिया, इंट्रोस्पेक्शन दिया। तो अगर बच्चे डायरी लिखना शुरू करेंगे तो निश्चित जानिए आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आपकी लिखने की शक्ति अच्छी होगी। लिखने की शक्ति अच्छी होगी, इसका उदाहरण मैं अपना ही देता हूँ कि अंग्रेजी हमने क्लास 6 से लिखना शुरू किया था। प्राइमरी स्कूल में गांव में वहाँ अंग्रेजी कहाँ, क्लास 6 से इंग्लिश में ABC लिखना शुरू किया। और मैं बस्ती जिले में भाषा अवधी थी, अवधी भाषा ही तब बोलता था। शहर में जब पहली बार गोंडा में आया दर्जा 6 में, तो खड़ी बोली बोलना शुरू हुआ। हमारे चाचा जी जिस विद्यालय में मैं पढ़ता था उसके यूनियन में प्रेसिडेंट थे। वो रोज मुझे 2 चीजों के लिए डांटते थे कि तुम मुझसे खड़ी बोली में बात किया करो, क्योंकि मेरे दोस्तों के बीच में अगर तुम अवधि में गांव की भाषा में बोल देते हो तो मेरी इमेज खराब हो जाती। और जब मैं गांव से आया था वही भाषा जानता था, वही अक्सर बोल देता था। और दूसरा इस बात के लिए डांटते थे कि तुम अपने बाल ठीक करके नहीं रखते हो, तो इसकी वजह से मेरा इमेज खराब होती है। लेकिन हमको वहां से यात्रा शुरू हुई और डायरियां लिखने की वजह से मेरी हिंदी भी सुधरती चली गई, क्योंकि हिंदी में लिखता था। और सिविल सर्विसेज की तैयारी में मैं इसीलिए डायरी वाली बात और आपके सामने रख रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में। सिविल सर्विस की तैयारी में उस समय जब हमने 70s में किया तो इंग्लिश ही मुख्य था, इंग्लिश में ऐसे होता था, इंटरव्यू भी इंग्लिश में होता था। तो मैंने डायरियां इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया। मैंने डायरियां इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया और उसका नतीजा ये रहा कि मेरी इंग्लिश अच्छी होती चली गई। आज दुनिया के किसी भी व्यक्ति से, मैं अमेरिका में भी जाता हूँ, इंग्लिश में मेरे व्याख्यान होते हैं, IIMs में मेरे व्याख्यान होते हैं, हर जगह होता है। तो मैं और किसी से कम अच्छी इंग्लिश नहीं जानता हूँ या नहीं बोलता हूँ। या मेरा अंग्रेजी का उपन्यास आया विंड दार्फन में, इसमें भी इस अंग्रेजी के ज्ञान को बढ़ाने में भी मेरी डायरियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया कि क्योंकि मैंने शून्य से यात्रा शुरू की है, इसलिए मैं और अपना एग्जाम्पल लेकर के भी आपके सामने एक एग्जाम्पल के रूप में भी हूँ कि आप जहाँ हैं उससे जितने आपके सपने की ऊंचाई हो वहाँ तक की यात्रा आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक आपके डायरी आपको बनाने के लिए, आपको हौसला देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टूल रहेगा, आपको मोटिवेट करने के लिए, और आपकी मेहनत और सततता, कंटिन्यूटी,
तो अभी जब मैं वो फार्मूला बताऊंगा कि आपके सारे सपने कैसे पूरे होंगे, उस पर भी आएंगे। लेकिन डायरी का एक और महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप अपना उद्देश्य, जो कलाम साहब ने कहा था कि अगर आपका उद्देश्य ही नीचे होगा तो आप फिर क्या पाएंगे। अगर आपका उद्देश्य है कि मुझे पास होना है तो पास हो जाएंगे, उससे ऊंचा मुश्किल हो जाएगा। आप जो हाईएस्ट हो सकता है वो उद्देश्य रखें। और वो डायरियों ने उसमें भी मुझे मदद की। जब मैं हाई स्कूल के आसपास पहुंचा तो मैंने अपनी डायरियों में रोज लिखना शुरू किया कि मुझे हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में टॉप करना है। 2 साल 9th और 10th 720 दिन मैंने अपनी डायरियों में पहला सेंटेंस यही लिखा रोज कि मुझे हाई स्कूल बोर्ड में टॉप करना है। मैं जिस तरह से जिस बैकग्राउंड से आया था लोग मेरे ऊपर हंस सकते थे, हंसते ही थे, लेकिन हाई स्कूल में मेरी विदिन 10 पोजीशन आई यूपी बोर्ड। फिर इंटर में भी यही, बाकी 11वें और 12वें में रिपीट किया कि मुझे फिर 12th में भी, इंटर में भी यूपी बोर्ड टॉप कर दिया और वहां भी विदिन 10 पोजीशन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया, वहां भी ये रोज लिखता रहा कि मुझे बीएससी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, वहां भी विदिन 10 पोजीशन है। फिर सिविल सर्विसेज की जब तैयारी शुरू की, एक चीज मैं और बताऊं कि मैं अपनी डायरियों को कभी बैंक में जाकर के पढ़ता हूं, बीएससी तक मेरी डायरियों में सिविल सर्विसेज में अपीयर होने का कोई टारगेट नहीं था। क्या सोच सकते हो कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य डायरियों में क्या लिखा हुआ था? माता पिता की सेवा करना। माता पिता की सेवा करना यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और जब वो इस धरती पर नहीं रहे तो उनकी जगह पर, माता पिता की जगह पर मैंने देश और धरती को रख दिया है। अब उद्देश्य है देश और धरती की सेवा। तो सिविल सर्विसेज में फिर वही कि मुझे सिविल सर्विसेज में भी टॉप करना है। पीसीएस में रिटन में मैंने टॉप किया, इंटरव्यू के बाद 2nd पोजीशन आई। सिविल सर्विसेज में, सेंट्रल सर्विसेज में, आईपीएस में टॉप किया और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी सिलेक्शन हुआ। मैं 1 साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, जिसमें कि हमारे अरुण जी हैं, रहा। फिर उसके बाद इनकम टैक्स में आ गया, इनका IRS में भी टॉप किया था। तो ये केवल डायरियों में सेल्फ डिटर्मिनेशन और अपनी मेहनत। मैं ये बात इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि आपकी मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली है, खुद पढ़ा और खुद पढ़ने के बाद भी ये हौसला रहा कि टॉप करेंगे। तो आप भले ही शाहगंज के बैकग्राउंड से हैं, लेकिन शाहगंज के बैकग्राउंड में कोई कमी नहीं है। अगर आप डिसाइड करते हैं, आप गांव से भी आते हैं, कहीं से भी आते हैं, अगर आपने डिसाइड किया है कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहां टॉप करेंगे, तो निश्चित है कि अगर आप टॉप नहीं करेंगे तो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th आएंगे। लेकिन अपना हौसला वो रखिए, डिटर्मिनेशन वो रखिए और उसको करने के लिए कोशिश करिए। अपनी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सफल नहीं बनाता। आपकी अपनी मेहनत ही आपको सफल बनाएगी। इस चीज का और अभी किसी बच्चे ने कहा था कि मैं मदद करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, बिजनेस से प्रदेश के लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मदद कैसे होनी चाहिए इस पर भी मैं कुछ कहूँगा, लेकिन उसके पहले हम उस बात पर आते हैं जो मैंने पहले कहा था कि मैं वो सूत्र बताऊंगा कि जिससे
तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ करके अपने सपनों का चयन करना कि अगर वो सच हो जाए तो तुम्हें ये न कहना पड़ेगा ये तो मैंने गलत सोच लिया था और हो गया। इसलिए जब तुम्हारे सपने सच हो जाए तो तुम्हें आनंद हो, जो तुम चाहते हो वही हो। इसलिए मैं तुम्हें समय दे रहा हूँ अगले बार के आने तक कि तुम एकदम तय करके रखो कि तुम क्या चाहते हो और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी में रखो। हो सकता है कि 5-10 साल बाद और भी नए डायमेंशंस लाइफ में खुल जाए तो वो परिवर्तन की भी गुंजाइश रखो, लेकिन अपने टारगेट्स अभी से फिक्स करना शुरू करो और स्ट्रांगली हाईएस्ट टारगेट फिक्स करो। तो एक तो मैं लोक कथा सुनाना चाहते हैं, एक कहानी सुनाना चाहते हैं और ये कहानी भी जैसे सुल्तानपुर में हो, हम बस्ती में थे, गांव में एक कहानी सुनी हमने। वो कहानी बड़ी छोटी सी कहानी है, लोक कथा है। बचपन में जब सुनी तो ऐसे ही लगी, लेकिन बड़े होने पे जब पूरी दुनिया की लोक कथाएं पढ़नी शुरू की, अलग अलग भाषाओं की, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि एक लोक कथा पूरी दुनिया में कैसे फैली। वही लोक कथा सोचो, हजारों लाखों साल से जब छापे खाने नहीं थे, टीवी वीडियो नहीं था, प्रेसेस नहीं थे, एक गांव से दूसरे गांव, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी होते हुए एक कहानी पूरी दुनिया में कैसे फैल सकती है। वो फैली इसीलिए कि उस कहानी में इतनी ताकत है, उसमें इतना शक्ति है कि वो एक पीढ़ी बिना दूसरी पीढ़ी को बताए रह ही नहीं सकी। इतना बड़ा रहस्य है सफलता का, जीवन का। तो पहले वो कहानी बड़े संक्षेप में तुम्हारे सामने रखता हूँ और फिर उसके उस मैसेज पे। 2 चिड़िया थी, बहुत भूखी थी। 2 चिड़िया, तोता मैना कह लो, कोई भी, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देशों में लोक कथा में जो चर्चा हुई, चिड़िया की आवाज़ भी एक आ रही है, कोयल की शायद या किसी और। तो 2 चिड़िया थी। देखो, चिड़िया की बात हो गई तो चिड़िया भी सुनने लगी। प्रकृति जुड़ी हुई है एक दूसरे से। हम समझते हैं कि वो हमारी बात नहीं समझती है, लेकिन वो हमारी बात समझती है। कम्युनिकेशन पर कभी चर्चा होगी तो इस पर भी और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो तोता मैना कह रहे दोनों चिड़िया, जो मैंने अपने गाँव में सुना, दोनों बहुत भूखे थे। बहुत ढूंढने पे उन्हें एक दाल का दाना मिलता है, उसको सोचते हैं कि न्यायपूर्वक आधा आधा कर लें, उस पर खूंटे से रगड़ते हैं। रगड़ने से वो तोते, वो जो दाल का दाना है वो 2 हिस्सों में बंट जाता है, लेकिन खूंटे में कोई छेद या दरार नहीं होगी, आधा हिस्सा उसमें फंस जाता है। आधा जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको लेकर मैना उड़ जाती है। अब तोते का आधा हिस्सा है जो उसमें फंसा हुआ है। हो सकता है बच्चों तुमने सुना हो, टीचर्स लोगों ने जरूर सुना होगा, हमारे मित्रों ने। तो तोते का आधा हिस्सा है जो खूंटे में फंसा हुआ है। तोता जब नहीं निकाल पाता अपनी चोंच से तो बढ़ई के पास जाता है और बढ़ई से कहता है, बढ़ई बढ़ई खूंटा, जैसा अवधि में मैंने सुना अपने गाँव में कि बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल का खाई का टीका ले पढ़े से। बढ़ई उसको डांटता है, हम तोते तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम खूंटा क्यों चीरें। फिर वो राजा के पास जाता है, राजा राजा बढ़ई डांटो, बढ़ई ना खूंटा चीरे। राजा भी डांटता है, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम बढ़ई को डांटें। रानी के पास जाता है, रानी रानी राजा छोड़ो, पूरी बात कहता है, रानी भी डांटती है। सांप के पास जाता है, सांप सांप रानी डसो या सांप सांप रानी काटो, सांप भी डांटता है। लाठी के पास जाता है, लाठी लाठी सांप मारो, लाठी भी डांटता है। आग के पास जाता है, आग आग लाठी जलाओ, आग भी डांटता है। नदी के पास जाता है, नदी नदी आग बुझाओ, नदी भी डांटती है। हाथी के पास जाता है, हाथी हाथी नदी सोखो, नदी पी लो, पानी इसका पी लो, हाथी भी डांटता है। अब तोता निराश होकर के जा रहा है, उसका रोना एक चींटी सुनती है।
और चींटी आकर उससे रोने का कारण पूछती है। और जब तोता पूरी बात बताता है तो चींटी कहती है चलो मेरे वश में जितना है उतना मैं करूँगा। और चींटी के वश में क्या है? रेंगना। तो वो हल्के से हाथी के सूंड में रेंग के जाने लगती है। तब हाथी कहता है, जैसा मैंने अपने अवधि में सुना, कि सूंड में घुसो उसो मत कोई, हमको नदी सोखा भी। और जब हाथी नदी सोखने को तैयार हो जाता है तो नदी आग बुझाने को, आग लाठी जलाने को, लाठी सांप मारने को, सांप रानी डसने को, रानी राजा छोड़ने को, और राजा बढ़ई डांटने को तैयार हो जाता है और उसको डालकर जाना मिल जाता है। अब इस पूरी कहानी में सबसे ताकतवर कौन है? चींटी। बिल्कुल सही। अपने सही जवाब के लिए ताली बजाओ। लेकिन अगला सवाल वो भी मैं इसी तरह से सही उम्मीद करूंगा तुम लोगों से। चींटी अपने किस गुण के कारण सबसे शक्तिशाली है? रेंगने की। तो सांप ही तो रेंगता है। सबसे छोटी आकृति। सबसे छोटे आकृति की। चलो इसको लगभग सही मान लेते हैं। और है? अपने विश्वास के कारण। ये भी काफी अच्छा उत्तर है, बहुत अच्छा उत्तर है। इस उत्तर के लिए ताली बजाओ। ऐसा उत्तर चाहता हूं जिसमें 2 बार तुमको ताली बजाने का मन हो। क्योंकि चींटी अपने से दुगना वजन उठा सकती है। अपने से ज्यादा वजन उठा सकती है। अपने से ज्यादा वजन उठा सकती है। और हाँ, क्या भैया क्या कह रहे हो? सर वो कभी हिम्मत नहीं आती, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है। वेरी गुड। लेकिन एक कितना समय शशि जी और है? तो फिर 15 मिनट में समाप्त किए संक्षिप्त। ठीक है, 3:45 बजे है, 4 बजे समाप्त करेंगे बहुत तेजी से। तो इसके बाद उत्तर नहीं पूछेंगे, सीधे सीधे उत्तर पर आ जाते हैं। अगर मैं कहूं कि चींटी में जो सबसे बड़ा गुण था वह था संवेदना का। संवेदना जानते हो? दूसरे की वेदना को जब हम अपनी वेदना जैसा समझते हैं तो वो होती है संवेदना। तोता गिड़गिड़ाते हुए सबके पास गया, किसी ने उसके दुख को अपने दुख जैसा नहीं समझा। और चींटी तोते को रोते देखकर उसके पास खुद गई और उससे रोने का कारण पूछा। और कारण जानने के बाद जितना उसके वश में था उतना किया। अगर उसके पास केवल रेंगने की शक्ति थी तो वो पूरे मनोयोग से रेंगी और उसी से पूरा सिस्टम जो अक्रियाशील था, काम नहीं कर रहा था, वो क्रियाशील हो गया। सही बात है। और चींटी किसके किसके पास गई थी? राजा, रानी, सांप, पानी, हाथी, नदी, सब। जहां तक बाहुबल का सवाल है, धन बल का सवाल है, संसाधन बल का सवाल है या ज्ञान बल का सवाल है, सब चींटी से भारी रहने वाली। लेकिन संवेदना का बल, दूसरे के दुख सुख को समझने का बल, यह सबसे ज्यादा चींटी में था। चींटी ने तोते की वेदना को अपना समझा और जो उसके वश में था उतना किया। और इस संवेदना के बल से, जैसे
स्विच दबाने से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं, वैसे अगर संवेदना का बल हमारे पास है, तुम्हारे पास है, तो तुम जो तुम सोचते हो सब हो सकता है। संवेदना सबसे बड़ी ताकत है, असंभव को संभव बना देती है, लेकिन उसके लिए जितना अपने वश में है उतना करना होगा। संवेदना ड्राइविंग सीट पे होती है। अगर संवेदना नहीं है तो आप काम करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। काम करने का फैसला तभी होता है जब हम संवेदना के साथ किसी से जुड़ते हैं, चाहे अपने लिए, परिवार के लिए, प्रकृति के लिए, धरती के लिए, किसी के लिए काम जब करने की भावना ही तभी पैदा होती है जब उनके साथ हम संवेदनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं। तो तुम्हारे लिए लेसन ये है कि तुममें जो भी शक्ति है, संवेदना के साथ अगर आज से लग जाओ तो जो भी तुम सोच रहे हो वह संभव हो जाएगा। असंभव शब्द तुम्हारे डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। रोज डायरिया लिखो, अपने डिटर्मिनेशन लिखो, जो जो तुम सोचोगे वह सब हो जाएगा। हो सकता है कि ये 8,000 बच्चे हिंदुस्तान का और दुनिया का भविष्य बदल दें। असंभव नहीं है। इसमें से कुछ बच्चे इंटर के फिजिक्स के भी होंगे, साइंस के। रेजोनेंस पढ़ाया जाता है। अच्छा, जो भी साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो जीवन में, सोशियोलॉजी में, लाइफ में सब अप्लाई होते हैं। सिद्धांत सब हर जगह लगते हैं। रेजोनेंस क्या कहता है कि अगर दो एंटिटीज एक ही फ्रीक्वेंसी पर और सेम एम्पलीट्यूड के वाइब्रेट करें तो इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड हो जाता है। यही तो है रेजोनेंस। कोई दो व्यक्ति, 800 तो बहुत बड़ी संख्या है, तुम में से कोई दो अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ, उस चीटी के पूरी संवेदना के साथ एक ही वेवलेंथ पे और एक ही शक्ति से काम करना शुरू करो तो तुम देश बदल लोगे। आसानी से देश बदल सकते हो। और 800 तो कैसे भी बदल सकते हो, फिर दुनिया बदल सकते हो। तुम में से हर एक में प्रधानमंत्री होने की संभावना है। तुम में से हर एक में बड़े से बड़ा साइंटिस्ट या राष्ट्रपति या कलाम या चीफ जस्टिस या जो तुम आनंद सोचते हो सब होने की संभावना है। एक अक्षर वेद का मंत्र है, अमंत्रम अक्षरो नास्ति न अपि मूलम न औषधम न अपि कोऽपि अयोग्यो पुरुषः योजकः तत्र दुर्लभः। इस धरती पर कोई ऐसा अक्षर नहीं है, कोई ऐसी ध्वनि नहीं है जिसका मंत्र न बनाया जा सके। राम राम भी मंत्र बन जाता है और मरा मरा भी मंत्र बन जाता है। वाल्मीकि याद होगा, तुम्हें कहा होगा, वो मरा मरा कहते थे और वो भी मंत्र बन गया, उनका भी उद्धार हुआ। तो सवाल भाव का है, संवेदना का है। शब्द महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। अमंत्रम अक्षरो नास्ति न अपि मूलम न औषधम। कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण न अपि कोऽपि अयोग्यो पुरुषः। ईश्वर ने किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को अयोग्य बनाया ही नहीं। सब में अद्वितीयता, विलक्षणता लेके रखी है। तुम में से जितने बच्चे बैठे हैं सब यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। ईश्वर ने ऐसा अच्छा बच्चा आज तक कोई दूसरा बनाया ही नहीं। ये भाव हमेशा अपने रखो कि आई एम यूनिक, आई कैन डू, आई एम स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड। मैं ईश्वर का स्पेशल तोहफा हूँ इस धरती के लिए। वह भावना रखो। ना अपि कोऽपि अयोग्यो पुरुषः योजका तत्र दुर्लभः। एक ऐसा योजनाकार जो सबकी सब खूबियों को, सबकी सब अच्छाइयों को जाने और उनको उचित स्थान और सम्मान दे, ऐसा योजनाकार भोला है। मैं प्रणाम करता हूँ भोलानाथ सिंह जी को और शशि प्रकाश सिंह जी को। ये ऐसे योजक हैं जिनकी वजह से सबका उचित सम्मान होगा और तुम सब ऐसे ऐसी जगहों पर पहुंचोगे जो आज कल्पना भी नहीं कर सकते।
टीचर की विलक्षण कृति होगी। और जो ये मैं कह रहा हूँ, यह केवल हवा में बातें नहीं है। एक किताब तुमने पढ़ी होगी, तो चांद पढ़ी है, या उसका एक चैप्टर शायद बाद में हाई स्कूल लेवल के सिलेबस में आ गया था। तो चांद नाम सुना है किसी ने? जापान का एक टीचर, और ये किताब लिखी है उसकी एक लड़की स्टूडेंट थी, उसने उसकी बायोग्राफी लिखी है, उसकी कथा लिखी है, जीवनी लिखी है। दुनिया में सभी भाषाओं में अब यह किताब है। अद्भुत किताब है। शिक्षा से जुड़े हुए हर व्यक्ति को और हर बच्चे को, हर माँ बाप को और हर टीचर को उसको पढ़ना चाहिए। सन 80 से मैंने इसकी इतनी प्रतियां बांटी हैं, जितनी जहां मिल गई उतना ले करके अपनी किताबों से ज़्यादा बांटी है। तो चांद कहानी एकदम चमत्कारिक है, जादू की तरह से है और सच्चा किस्सा है। वो टीचर समाज के सारे रिजेक्टेड बच्चों को पढ़ाता है। रिजेक्टेड बच्चे जिनके माता पिता गरीब हैं, एडमिशन नहीं दिला पाते, जिन बच्चों का एडमिशन टेस्ट में फेल हो जाते हैं, दाखिला नहीं होता, जो बच्चे दूसरे स्कूलों से निकाल दिए जाते हैं, उनको भी पढ़ाता है। आजकल या उस समय भी ट्रेंड रहा होगा कि किसी का अगर परसेंटेज कम हुआ तो निकाल दो, ताकि हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड अच्छा रहे या रिजल्ट अच्छा रहे। या जो विकलांग है, सब के सब रिजेक्टेड बच्चों को वो टीचर पढ़ाता है। और रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि उस स्कूल से निकले सब के सब बच्चे जापान की टॉप मोस्ट पोजिशन को पहुंचते हैं। जो रिजेक्टेड बच्चे थे, जिनको ये भी उम्मीद नहीं थी कि हमें कहीं दाखिला मिलेगा या हम पढ़ पाएंगे, वह सब के सब बच्चे बिना किसी एक्सेप्शन के जापान की टॉप मोस्ट पोजिशन को पहुंचते हैं। इस बात को 2 बार नहीं मिलाना चाहिए। और वो बच्चे, वो टीचर, उसके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है। कभी ट्रेन की स्टार्टेड बोगी में, कभी पेड़ के नीचे, ऐसे ही पढ़ाता है। लेकिन बच्चों में छिपी हुई जो शक्ति है उसको पढ़ाता है, उसको उभारता है। उनमें जो विलक्षणता है, शिक्षा व्यवस्था का काम यह होना चाहिए कि जो तुममें क्षमता है उस दिशा में तुमको आगे ले चला जाए, तब तुम सफल ही सफल होगे। अगर तुम्हें इच्छा कुछ और है, अंदर से तुम्हें शक्ति कुछ और है और तुम्हें कुछ और कराया जाएगा, तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो सफलता के लिए मुझे बहुत खुशी है कि कुछ बच्चों ने कहा कि मैं सफल होना चाहता हूँ। सफल होने के लिए तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसको पहचानना होगा, पेरेंट्स को पहचानना होगा, तुम्हारे टीचर्स को पहचानना होगा। और वो चांद टीचर उन बच्चों की क्षमता को, उसके अंदर की शक्ति को पहचानने की कोशिश करता था और उन्हें उसी दिशा में ले जाता था। इसीलिए वो सब के सब बच्चे जापान की टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुँचे। अगर एक स्कूल में ये हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, तुम्हें बार बार आने को तैयार हूँ कि तुममें से हर बच्चे हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुँचे, तुममें से हर एक के सपने पूरे, कोई कमतर न रह जाए। और मैं बात कर रहा था, एक और महत्वपूर्ण बात है, जब मदद की बात आई तो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, उनकी वो बात याद रखना जिंदगी भर मदद के लिए, कि कभी इस बात का इंतजार मत करना कि जिसको तुम्हारी मदद की जरूरत है वो तुमसे मदद मांगने आएगा। कभी इस बात का इंतजार मत करना कि जिसको तुम्हारी मदद की जरूरत है, और ये मदद तो पैसे रुपए की नहीं, श्रम की भी हो सकती है, विचार की भी हो सकती है, हौसला देने की भी हो सकती है। जिसको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो तुमसे मदद मांगने आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो और उसमें इतनी शक्ति न हो कि वो तुम्हारे पास आ सके, या उसकी आवाज़ में इतनी शक्ति न हो कि वो तुम्हारे पास आकर कुछ मांग सके। तो जो जाओ और ढूंढो कि किसको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और उसको वह मदद देने की कोशिश करो।
अगर तुम रास्ते में स्कूल से आ जा रहे हो, कोई पेड़ सूख रहा है, उसको तुमने पानी दे दिया तो एक बहुत बड़ा काम कर दिया। हमेशा जहाँ संभव हो मदद करने की कोशिश करनी है। अब संविधान की बात अगले 3-4 मिनट में, क्योंकि संविधान के रूप में परिचय मेरा दिया गया। पिछले 7 सालों से संविधान का महायज्ञ पूरे देश में कर रहा हूँ, संविधान कथाएं कह रहा हूँ। तो जो चींटी वाली कहानी हमने तुमको सुनाई थी, ये बताओ कि उस कहानी में इतनी बुराइयां हैं, व्यवस्था की सब असंवेदनशील थे, लेकिन एक अच्छाई थी कि चींटी को बेरोक टोक राजा के पास, तोते को बेरोक टोक राजा के पास जाने का मौका तो मिल गया। राजा से जाके वो बोल तो आई कि राजा राजा बड़ी डांटो। क्या आज एक आम आदमी हमारे देश के 100 साल राजाओं के पास बेरोक टोक जाकर के अपनी बात कह सकता है? तो जब बेरोक टोक जाकर के बात कह ही नहीं सकता तो उसके दुख का निवारण कैसे होगा? उस कहानी में कम से कम चींटी राजा के पास पहुंच तो गई बेरोक टोक। और दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि इस देश का मालिक कौन है? इस देश का मालिक कौन है? इस कोई बच्चा ये बता दे, इस देश का मालिक कौन है? इस देश का मालिक कौन है? इस देश के मालिक हमने क्योंकि है कि हम हैं तो मालिक है, कि हम नहीं तो मालिक भी नहीं। मैं इस देश का मालिक कौन है? हम लोग सब लोग वाह, ताली बजाओ। के लोग इस देश के मालिक हैं और ये मालिकियत हम भारत के लोगों को किसने सौंपा है? हैं? ब्रिटिश क्वीन से जब हम गुलाम थे, हमारे मालिक ब्रिटिश क्वीन थी, उससे आज हम भारत के लोग अपने मालिक हैं और हम सेवक चुनते हैं, चाहे विधानसभा के लिए, चाहे लोकसभा के लिए, चाहे कार्यपालिका के लिए, जो भी हैं वो सब हमारे सेवक हैं। मालिक हम भारत के लोग हैं। तो इसमें हम भारत के लोगों को देश का मालिक बनाया है। संविधान किसने कहा है? संविधान किसने कहा है? खड़े जाओ, इनके ताली बजाओ जोर से। हम भारत के लोगों को इस देश ने मालिक बनाया है। फिर किसी दिन आऊंगा तो संविधान पर पूरी चर्चा करूंगा। एक किताब मेरे पास इस समय है संविधान की, मेरी सरल शब्दों में लिखी हुई संविधान कथा की, ये तुम दोनों शेयर कर लेना और बाकी लोगों को मैं शशि जी को PDF पे भेज दूंगा। आप सबको वो किताब दे देंगे, आप पढ़िएगा, क्योंकि संविधान में पहला मूल कर्तव्य, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है। भारत के एक चीज ये जान लो कि इस देश का एक ही कानून है जिसके आधार पर ये देश चलता है और वो है भारत का संविधान। और इस संविधान में जो पहला कानून है, हर व्यक्ति का जो पहला कर्तव्य है वो है कि भारत के संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का आदर करना। संविधान का पालन और आदर देश के हर नागरिक का पहला कर्तव्य है, आपका भी, हमारा भी, सबका। लेकिन अगर जानेंगे ही नहीं तो पालन और आदर कैसे करेंगे? इसलिए आप सबको संविधान जानना है और दूसरों को बताना है, क्योंकि हम लोग पिछले 7 साल से संविधान सबको बताने जाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोगों को संविधान पता ही नहीं है। इसलिए आपको ये जिम्मेदारी भी देकर के जा रहा हूँ कि संविधान खुद पढ़ेंगे और सबको पढ़ाएंगे। मैं केवल जागो गणराज्य लागू में संविधान देश की आत्मा है, देश की आज़ादी की आत्मा है और संविधान की आत्मा उसका प्रियम्बल या भूमिका है। मैं प्रियम्बल पढ़ रहा हूँ, 1-2 मिनट लगेगा और मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे पढ़ने को दोहराएं।
क्योंकि वह सबसे बड़ा दस्तावेज है, इस देश की आत्मा है। वो प्रियम्बल मैं पढ़ता हूँ, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी और वहीं पर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और जो बच्चे ने कहा है, बहुत खुशी है कि सही सवाल संविधान का मुझे जवाब मिले कि देश के मालिक हम भारत के लोग हैं और ये मालिकियत संविधान देता है। संविधान कैसे देता है ये इसके प्रियम्बल में ही स्पष्ट है, तो मैं पढ़ता हूँ, आप दोहराइएगा। आप इतनी जोर से दोहराइए कि गूंज पूरे देश में पहुँच जाए, धरती पर पहुँच जाए। मुझे जहाँ पर कक्षाओं में है वहाँ से भी, जहाँ से आपकी आवाज आएगी, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, बहुत बढ़िया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व का मतलब होता है अब इस देश पर न कोई बाहरी दबाव है न आंतरिक दबाव है, न कोई बाहरी देश या ताकत इसको नियंत्रित कर सकती है, न देश का कोई समूह या प्रदेश या ताकत इसको नियंत्रित कर सकती है। यह केवल भारत के लोग ही इसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए यह प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह हुआ। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र मतलब जनता, लेकिन एक शर्त है, वही जनता लोक में आती है, लोक आलोक से बना हुआ। जिसकी आंखें खुली हुई है वही लोक है। खुली हुई आंखों वाली जनता ही लोक है, बंद आंखों वाली जनता भीड़ है। तो लोक बनना है, लोक बनाना है, और लोक का तंत्र, जनता का तंत्र, लोकतंत्र, गणराज्य, गण मतलब हम वही पब्लिक, हम भारत के लोग, और राज्य मतलब पब्लिक का राज्य, जनता का राज्य। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित मतलब ये नियम बना और आत्मार्पित मतलब खुद से खुद को समर्पित कर दिया। यानी कि संविधान हम भारत के लोगों ने बनाया और खुद को अर्पण कर दिया। खुद संविधान बनाया अपने चुने हुए करीब 400 प्रतिनिधियों द्वारा, जो संविधान सभा उन 400 प्रतिनिधियों की बनी, उसने करीब 3 साल मेहनत करके संविधान बनाया। तो एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, इस समाज को संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित। तो ये संविधान 26 नवंबर 1949 को पास हुआ संविधान सभा में और 26 जनवरी से पूरी तरह से लागू किया गया। काफ़ी अर्थों में 26 नवंबर 49 से भी लागू हो गया था। ये पूरी संविधान का और आप और ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे तो गूगल पे, नेट पे हर जगह उपलब्ध है, यहाँ लाइब्रेरी में भी होगा। संविधान पढ़ के रखिएगा। अगली बार आऊँगा तो संविधान पर एक क्विज प्रतियोगिता भी रखेंगे और आपसे चर्चा भी करेंगे। लेकिन हम आखिरी सवाल ये आप लोगों तक छोड़ते हैं कि अगले 1 साल में आप कितने लोगों को भारत का संविधान बताएंगे जो नहीं जानते? खुद पढ़ेंगे और अगले साल में 1 साल में कितने लोगों को भारत का संविधान बताएंगे? 100, 200, 500
1000 आप खुद सोचिएगा, मैं आज कुछ उसका उत्तर भी अब नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। इसी तरह से एक गोरखपुर के इंटर और डिग्री कॉलेज के सारे बच्चे बैठे हुए थे, लड़कियाँ भी इसी तरह से करीब इतने ही बच्चे थे, और एक लड़की ने कहा, मेरा दिल खुश कर दिया, उसने कहा कि मैं 1100 लोगों को भारत का संविधान बताऊंगी। उस लड़के के लिए ताली बजा दीजिए। मैंने पूछा, बेटा कैसे कर पाओगी? उसने कहा 3 ही तो रोज हुए, 3 लोगों को भारत के संविधान के बारे में रोज बताऊंगे, रोज 3 लोगों को बताऊंगे। तो ये हौसला हो तो सब कुछ हो सकता है। यही पर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। तुम्हारे शब्द को प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे संक्षेप को प्रणाम करता हूँ। अच्छा बता के रखा है, संविधान के जो सवालों में तुमने सही जवाब दिया, और सभी आयोजक मित्र को और सभी को सभी सबको आप लोगों को प्रणाम करता हूँ कि आज आने का मौका मिला। 2010 से, यानी पिछले 11 साल से हम लोग की ये कल्पना थी कि मैं यहाँ आऊँ। आज 11 साल बाद ये कल्पना शुरू हुई।